हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों। अपने देश में आज बहुत बड़ा विमर्श का विषय बन गया है कि ये राहुल गांधी का क्या किया जाए। तो स्थिति ये बनती जा रही है कि इनकी मानसिकता, इनकी मनोदशा जो है वह अतिवादी साफ दिखाई दे रही है और ये सत्ता के लिए बेचैन है। सत्ता इनके पास नहीं है। 60 साल से सत्ता इनके परिवार के पास थी, लेकिन अब सत्ता नहीं है तो जनादेश को मानने के लिए तैयार नहीं है और किसी भी सीमा तक जा कर के देश को टुकड़े टुकड़े, कितना भी टुकड़ा हो जाए तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं है। उसी राह पर ये चल पड़े हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इनकी मनोदशा देश विरोधी मानसिकता साफ साफ सामने आ रही है। एक आई थी पंचायत सीरीज अपने देश में जो बहुत लोकप्रिय हुई थी। उसका कैरेक्टर है, उसको गांव का प्रधान बनना है। वह गांव में आग लग जाए, नरसंहार हो जाए तो भी उसको दिक्कत नहीं है। वह सब करते हुए दिखाई देता है। और यही हाल नेहरू गांधी परिवार का जो ये बूढ़ा होता नौजवान है, इसका ये मनोदशा सामने दिखाई दे रही है। साफ ये भी इसकी बेचैनी इसके चेहरे पर साफ झलकती है कि कैसे भी करके कि इसका गुस्सा का भरा चेहरा चारों आप देखिए तो हर तरफ ये एक ही मनोदशा में ये पागल की तरह माने व्यवहार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये गांव के लोग अब उस कैरेक्टर को, जिसको प्रधान बनना होता है, उसको बनराकस कहते हैं। और इसी बनराकस की भूमिका में गांधी परिवार का ये लाडला राहुल गांधी बनराकस की भूमिका में आ गया है। पूरे देश को जलाना चाहता है, आग लगा देना चाहता है। जैसे बांग्लादेश में जो हुआ, वही ये लोग कहानी को बहुत खुश है कि वहाँ हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, वहाँ पर हो रहे हमले, वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, उनके बहुबेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये काफ़ी कांग्रेस जश्न मना रही है कि चलो बांग्लादेश में जो हुआ वही भारत में होगा। प्रधानमंत्री आवास में यहाँ भी घुस करके मोदी को सड़कों पर निकाल के लाठी से पीटा जाएगा। ये बयान ये 14 के बाद से लगातार देते आए हैं कि मोदी जी को जनता लाठी से पीटेगी। तो ये इनकी मानसिकता है, ये इनका लोकतंत्र है, ये इनका संविधान है। ये संविधान को लेकर के घूम रहे थे कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और संविधान का संरक्षण करेंगे। तो ये इनका संविधान है और ये इनकी बेचारगी नहीं कहेंगे, ये तो इनका शुरू से ही दिखाई दे रहा है। जब ये यात्रा पर गए थे तो इनके पास वैसे लोग आए थे इनके सामने। जॉर्ज पुनैया, इनका जो गुरु मिला तमिलनाडु में, वह बोला कि इनको ये उससे दीक्षा ले रहे थे और उसने कहा कि ना एकमात्र बस एक ही भगवान है और वह है ईसा मसीह। इसके अलावा जो भी देवी शक्ति या जो भी है उसका कोई मान्यता नहीं है। और उसके खिलाफ ये माने अनेक तरह से गलत बयानी कर रहे थे। तो ये इनका हाल है। वहाँ इनके साथ यात्रा में देखा जाए तो सब जुड़ता चला गया। जो भी गाय काटा था केरल की सड़कों पर, वो सब इनके साथ खड़ा था। तो एक प्रकार से ये सब गाय हत्या का भी दोषी है। गाय हत्या को भी ये तो साफ कहता है कि हम मुसलमानों की पार्टी है, हम मुसलमानों का है। साफ कहता है, क्या है, साफ दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक वर्ग का, बस हिंदुओं को जाति में बांट करके इनका एजेंडा है कि बस, जबकि इससे किसी को, इसको सिर्फ सत्ता से मतलब है, इसको सिर्फ गद्दी से मतलब है। हाँ, ये बात ये समझ नहीं पा रहा है कि अब गद्दी इसके पास जाने वाली नहीं है। इस परिवार के पास सत्ता दोबारा लौट के जाने वाली नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। हम लोगों को तो अब एक सामान्य भारतीय इसको समझ गया है। लेकिन ये इसकी लेकिन सरकार की भूमिका अब यहाँ पर संदिग्ध हो जाती है कि मोदी जी को लगातार 2 बार इसी जनता ने, भारत की जनता ने इनको 34 साल के बाद इस देश में किसी को बहुमत मिला था और लगातार तीसरी बार सरकार सत्ता में है। इसी देश की जनता ने इनको भरोसा इनके ऊपर किया। और लेकिन ये हर बार ये एक एजेंडा अपना बताते हैं कि हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और जो बड़ी बड़ी मछलियाँ उनको पकड़ना है। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? गांधी परिवार से ज़्यादा भ्रष्ट यहाँ पर इस राजनीति में दल में कौन है? और इसके ऊपर आरोप भी है, ये लोग जमानत पर भी है। लेकिन अभी तक कोई कुछ इनके ऊपर आप मोदी जी कुछ कर नहीं पाए। या तो डरते हैं इसके ऊपर हाथ डालने से, और नहीं तो आज तक तो इसको अब तो रगड़ देना चाहिए था। आई तो पूरे देश को रगड़ रहा है। हम लोगों को रोज़ शर्मिंदा, रोज़ हिंदू कह के गाली देता है। हिंदुओं को कहता है कि ये सब हिंसक है, ये सब ये सब सांप्रदायिक है। रोज़ हिंदू के भगवानों को ही माने कटघरे में खड़ा करता है। तो ये स्थिति चल रही है।
और देश में आग लगाने के लिए इसकी मानसिकता साफ साफ दिखाई दे रही है। अभी हाल के घटनाक्रम से देखिए, बंगाल जल रहा है। बंगाल के लोग सारी सीमा उनकी जो प्रताड़ना की है वह पार कर चुकी है। वे लोग बेचैन हैं, उनको कैसे कैसे बंगाल उसे निकलेगा, इसकी साफ साफ इसके ऊपर इसका मुंह सिला हुआ है। पूरा गांधी परिवार, पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष एक प्रकार से ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। और ये लोग उसके बाद यही से कहीं भी कुछ घटना घट जाती है, सामान्य सी घटना जो कि आपसी व्यवहार में दो दोस्तों के बीच झगड़ा हो जाती है, उसमें मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाती है, या कोई विवाद के कारण हत्या हो जाती है, तो वहाँ ये तुरंत राजनीति करने के लिए पहुँच जाता है। अभी रायबरेली में घटना हुई थी, वहाँ के किसी पासी जाति के लड़के की हत्या आपसी विवाद में हो जाती है, तो वहाँ ये राजनीति करने के लिए पहुँच जाता है। और वहाँ पर अगर बंगाल के ऊपर इनसे कुछ पूछा जाता है तो तो कहता है कि नहीं डाइवर्ट हो जाएगा, यहाँ पर हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे बस हम। लेकिन इसी तरह की घटना राजस्थान में घटती है। वहाँ एक हिंदू और मुसलमान बच्चे के बीच झगड़ा होती है, जो दोनों साथ 10वीं क्लास में पढ़ते थे, और उसमें मुसलमान बच्चे ने हिंदू बच्चे को चाकू मार दिया, उसमें उसकी हत्या वो अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वहाँ ये आदमी नहीं जाता है, क्योंकि इसको राजनीति यहाँ करना है। यहाँ इसको जाति दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ हिंदू दलित के साथ वो हिंदू के बीच दोनों चूँकि पक्ष हिंदू था, लेकिन वहाँ एक दलित युवक की हत्या हो जाती है, इसलिए वहाँ पर इनको राजनीति दिखाई देता है, वहाँ वोट बैंक दिखाई देता है। लेकिन ये कब तक? तो इसमें सरासर दोषी मैं मानता हूँ कि यहाँ की जो मोदी जी का जो इतना लंबा कार्यकाल मिला देश में, पहली बार सच पूछा जाए तो आज़ादी के बाद 60 साल कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन 10, 15, 20 साल जो दूसरों विपक्ष का शासन रहा, उसको रेगुलरिटी में उसको तो मिला नहीं कभी, वो तो टुकड़ों में मिला। कभी 2 साल, कोई 2 साल पीपी सिंह का 1-2 साल का कार्यकाल, इस तरह से इमरजेंसी के बाद 3 साल का जनता पार्टी का शासन, इस प्रकार से 5-6 साल वाजपेयी जी का शासन, इस तरह से टुकड़ों में रहा, उसका कोई कंटिन्यूटी नहीं था। लेकिन पहली बार कंटिन्यूटी में आप लगातार तीसरा टर्म आपको मिला है, और आप इस तरह के लोगों को आप कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, आप कोई भी तरह का उस तरह का कदम नहीं उठा पाते हैं, और चुपचाप इसको आग लगाने के लिए रोड पर छोड़ दिया गया है, खुला सांड की तरह ही घूम रहा है। कोई इसके खिलाफ कोई आप कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। हमारी अदालतें भी एक प्रकार से इकोसिस्टम के हिसाब बनी हुई हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी पता नहीं क्या कर रही है, क्या दिखता है उसको। अभिषेक मनु सिंघवी उसके चैम्बर सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करते हैं तो पूरा सुप्रीम कोर्ट अभिषेकालय की तरह व्यवहार करने लगता है जैसे न्यायालय नहीं हो, अभिषेकालय बन गया हो, जो वो कहे उसको मान लिया जाता है। मनीष सिसोदिया का केस देख लिया जाए, शराब घोटाले में उनको जेल में बंद थे, और कविता और बाकी सब लोग भी को सुप्रीम कोर्ट एक दलील दे कि नहीं जमानत तो मिलेगा ही, जमानत तो देना जरूरी है, इसलिए कि कितना दिन किसी को जेल में रखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि देखना पड़ेगा ना कि कौन से किस मामले में गया है। भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है। उसने कोई दूध तो 1 लीटर दूध के बदले 1 लीटर दूध तो बांटा नहीं था, 1 लीटर शराब के बदले 1 लीटर शराब उसने फ्री दिया था, दूध तो फ्री नहीं दिया था ना। वो समाज को कितना गर्त मिले जाने वाले, कितना बड़ा ये एक तरह से पाप है। समाज को, पूरे समाज को अंधेरा में ढकेलने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा था, और इसमें भ्रष्टाचार जम के भारी पैमाने पर घपला किया। आई सब कह करके क्या आया था, पूरे देश को इस पर विश्वास था, हर आदमी विश्वास किया था कि नहीं सब देश की राजनीति को बदल देगा। लेकिन आज ये सब सबसे ज़्यादा दलदल में दिखाई दे रहा है। ये गांधी परिवार को भी सब पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। गांधी परिवार को तो क्या पीछे छोड़ेगा, अगर ये सब 1000-2000 करोड़ रुपया में ही बाप करने लगेगा कि तो आप पैसा नहीं चाहिए, 10-20 हज़ार करोड़ रुपये में पगला जाएगा। गांधी परिवार तो 10 लाख 20 लाख करोड़ रुपया भी इसके लिए कुछ नहीं है। 10-20 लाख करोड़ रुपया तो न जाने कितना ये सब लूटा है, या इस सब का कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, कहाँ इस सब का जांच अगर ठीक से हो तो इस सब का हर जगह संपत्ति निकलेगा। तो कोई ऐसा दुनिया का बड़ा कंट्री नहीं है जहाँ इसका संपत्ति नहीं होगा। तो भी ये अगर इस प्रकार के मामले जाते हैं तो क्यों हमारी देश की अदालतें इन सब को के ऊपर तुरंत सुनवाई करने पर तैयार हो जाती हैं। आम आदमी लाखों नहीं करोड़ों आदमी, लाखों आदमी जेल में
बिना माने मतलब का सज़ा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ संज्ञान लेती है? क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट किसके लिए है? सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के लिए है ना। इसमें जो इस देश में जो भी संस्थाएं बनाई गई वो आम आदमी के लिए है, आम आदमी के खर्चे से चलती हैं। जजों के ऊपर करोड़ों रुपया महीना का खर्चा है, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर महीना का करोड़ों रुपया खर्चा है, अगर उसको ठीक से आकलन किया जाए तो वह आम आदमी का पैसा ना है। वह आम आदमी मेहनत से उसको पूंजी पैदा करता है, खेत में, खलिहान में, कारखाना में, अपने न्याय के लिए, अपने देश में एक विधि व्यवस्था, एक कानून का शासन के लिए, एक न्याय के लिए कि सबको बराबरी का हक मिले। संविधान भी देता है। लेकिन आम आदमी को वैसे ही मामले में कहाँ, बहुत लोग सालों साल जेल में सड़ रहे हैं। वहाँ तो कोई अभिषेक मनु सिंघवी को खड़ा ही नहीं कर पाता है। उनका तो करोड़ों का फीस है। उनका अभी हाल का संपत्ति पता चला है कि 2000 करोड़ रुपया उनका संपत्ति वो घोषणा किए हैं राज्यसभा के चुनाव में। अब 15-16 में उनकी संपत्ति कुछ करोड़ रुपए में थी और वह आज 2000 करोड़ रुपये में तब्दील हो गया है। तो ये स्थिति बन रही है। तो इसके ऊपर आखिर आम आदमी क्यों इस तरह की व्यवस्था को बर्दाश्त करे, क्यों सहे? हमारे लिए, हमारे द्वारा सब कुछ, जब आम आदमी के द्वारा के पैसे से सब कुछ हो रहा है, आम आदमी के लिए सब कुछ है, तो सबसे बड़ी सवाल तो है कि न्यायालय में चल क्या रहा है। न्यायालय में तो सब जगह आपको माने मेरिट चाहिए और वहाँ पर आप जज का बेटा ही जज बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्या इसका माने, इसका औचित्य क्या है? तो ये सारा इकोसिस्टम इस सिस्टम को बनाए रखने में लगा हुआ है। ये सारे लोग इसको बदलना नहीं देना चाहते हैं। भ्रष्टाचारी को, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी के ऊपर आरोप लगता है लेकिन उनको सज़ा नहीं हो पाती है, या फिर उनको जमानत मिल जाती है और वे केस को पूरी तरह से जो सबूत होता है उसको मिटाने में सक्षम हो जाते हैं। ऐसे लोगों को तो जमानत मिलना ही नहीं चाहिए। क्या फ़र्क पड़ जाता है अगर 2-4-10 नेता जेल में रहेंगे तो कैसे सफाई होगी? कोई भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको तो आप इस तरह से ये तो मजाक बन गया। हमारा देश का आम आदमी कब तक सहेगा, कितना सहेगा? जब कोई, अगर आप उसमें तो और ऐसे लोगों को तो तुरंत माने उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये चल क्या रहा है? अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग इस देश के न्याय व्यवस्था को अपने एक प्रकार से जेब में लेके घूम रहे हैं। जो चाहते हैं वही होता है, जब चाहते हैं तब किसी भी केस का सुनवाई उसी दिन सेम डे शुरू हो जाता है। इसलिए इसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और जहाँ तक गांधी परिवार का सवाल है, इसको रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो देश को ही बर्बाद कर देगा। इसको जाति के न्याय से मतलब नहीं है कि किसी को कितना न्याय मिला या किसी को नहीं मिला। इसको सत्ता से मतलब है कि कैसे हम सत्ता में पहुँचे। लेकिन ये तय बात है कि अभी सत्ता गांधी परिवार के पास जाने वाली नहीं है और ये होके रहेगा। इसलिए हाँ, अब इसको ये है कि इसको जल्द से जल्द सज़ा मिले। इसके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है, जिसमें ये जमानत पर चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई हो। क्या हो रहा है? गवर्नमेंट आखिर न्यायिक प्रक्रिया में सुधार कब करेगी? न्यायालय की व्यवस्था को कब सुधारेगी? न्यायालय के भ्रष्टाचार को कब दूर करेगी? कुछ भी कोई सिस्टम नहीं काम कर रहा है। गांधी परिवार का इकोसिस्टम पूरी तरह से सक्रिय है और इसको तोड़ना ही होगा। पूरा विश्व में जो भी इसके शागिर्द हैं, जिसके ऊपर अब तक ये सब, जो अब इसकी सत्ता थी तो पूरा काफ़ी पैसा खर्च करता था, वह पूरी दुनिया में इसके सोर्स फैले हुए हैं। वे सभी एक साथ सक्रिय हैं। बांग्लादेश की हिंसा हो या बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो, उसमें भी इनकी भूमिका साफ सामने दिखाई दे रही है। जॉर्ज सोरोस से इनके बहुत नज़दीकी हैं और वे भारत को विकसित होने से रोकने के लिए सारा तो एक साथ मिलकर के काम कर रहा है। मोदी कैसे हटे या भारत में गांधी परिवार की सत्ता कैसे स्थापित हो, तो ताकि वह एक प्रकार से ये पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है कि कैसे एक प्रकार से हमारा प्रतिनिधि के रूप में अंग्रेज चले गए, लेकिन गांधी परिवार के रूप में सब ये अपना एक प्रतिनिधि देखता है कि उपनिवेशवाद यहाँ पर कायम ही है और गांधी परिवार उसको बढ़ावा देता है। आज तक भारत की अर्थव्यवस्था या भारत की इकोनॉमी या भारत की गरीबी विकसित नहीं हो पाई, गरीबी दूर नहीं हो पाई। इसका क्या कारण था?
जानबूझ करके इस सिस्टम को बनाए रखा जाता है। आज पूरा विश्व में कोई नहीं, बड़ी बड़ी शक्तियाँ नहीं चाहती कि हिंदुस्तान हमारे बराबर आकर के खड़ा हो जाए, एक ताकतवर देश के रूप में उभरे। तो ये इस बनराकस को रोकना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी एक बनराकस की भूमिका में आ गया है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो देश को ये मान के चलिए कि बहुत बड़ी क्षति आने वाले समय में गृह युद्ध ये कराने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश दोहराने के लिए तो हिसाब साफ कहिए दिया है कि भारत में भी बांग्लादेश ये सब जश्न मना रहा है कि भारत में बांग्लादेश जितना जल्दी हो सके दोहराया जाए, उस तरह का व्यवहार भी कर रहा है। तो सारी शक्तियाँ इसको ये करने में, पुश करने में कि भारत को रोका जाए, भारत के विकास को रोका जाए, भारत की उन्नति को रोका जाए, भारत की जो ताकत बढ़ रही है उसको रोका जाए। और कोई नहीं चाहता है, चाहे वो बड़ी बड़ी शक्तियाँ, विश्व की बड़ी बढ़िया जो भी शक्तियाँ हैं वे नहीं चाह रही हैं। तो इसमें सारा षड्यंत्र चल रहा है और ये सब खुलेआम देखिए, इतने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बंगाल में इतनी बड़ी घटना घट गई, एक डॉक्टर बेटी को नृशंस हत्या कर दी गई रेप करने के बाद, और उसके ऊपर ये सब कुछ नहीं कर रहा है, चुप है। लेकिन इस सब को क्या दिखाई दे रहा है कि भारत में मोदी की सरकार फिर से कैसे रिपीट हो गई, लगातार तीसरा टर्म कैसे मिल गया, कैसे हम लोग सत्ता से बाहर हो गए, कैसे सत्ता में आएंगे, कैसे हिंदुओं को खंड खंड विखंडित कर दिया जाए, कैसे 47 का बंटवारा देश में कांग्रेस की देन थी। खास करके नेहरू को प्रतिस्थापित करने के लिए उसी गांधी परिवार की सत्ता लगातार चली आ रही है। क्या अब तक एक ही परिवार की सत्ता इस देश में एक प्रकार से लोकतंत्र को तमाचा नहीं है? आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं? कोई कैसे इसको रायबरेली में इतना वोट मिल जाता है, कैसे इसको अमेठी में वोट मिल जाता है, क्या कर रहे हैं लोग? देखना पड़ेगा ना कि कौन इस देश की तरक्की चाहता है, कौन इस देश की बर्बादी चाहता है। तो देखना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी जी को कि या इस देश की जनता की जो जन भावना है या जो जनमत है, अगर आपको दे रही है और आप कह भी रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारी को जेल में बंद करेंगे और उसे वसूली करेंगे, तो आप कर क्या रहे हैं? सब तो 10 जनपद में रहने लायक नहीं है। इसके बावजूद ये सब कायम है और हर जगह ये देश विरोधी बयान देता है। कहीं पर भी इनका इसके परिवार का देखिए तो कोई भी जो ये है एजेंडा है वह भारत के साथ खड़ा है, इसकी कौन जांच करेगा? और ये खुलेआम इसलिए कि लोकतंत्र में इसको सांसद बन गया, विपक्ष का नेता हो गया, इसलिए जो चाहेगा सो करेगा। और हम लोग को रोज की संसद से लेकर रोड पर सब जगह अपमानित करने वाली भाषा बोलता है, इस देश को अपमानित करता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस प्रकार के तत्वों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए और ये समय की मांग है। वरना आपकी बर्बादी इस देश की, आप कितना भी कुछ कर लेंगे लेकिन इस देश को ये सब टुकड़ा टुकड़ा में विभाजित करने के लिए एकदम तत्पर है। इसलिए इसके ऊपर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई, जो भी इसके ऊपर आरोप है भ्रष्टाचार का, उसको देखा जाए और न्यायालय को भी देखना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। जिस न्यायालय में अदालत में मुकदमा चल रहा है, आखिर उसके जज क्या कर रहे हैं और CBI क्या कर रही है, ED क्या कर रही है, देखना पड़ेगा ना कि इसको सज़ा क्यों नहीं हो रही है। या उस सज़ा अगर पात्र नहीं है तो सज़ा उसके ऊपर से केस ख़त्म होना चाहिए। कितना दिन चलेगा केस? 20 साल 50 साल चलेगा? इसलिए ये मान करके चलना पड़ेगा कि सरकार अगर कुछ करना चाहती है, दिखाई देना चाहती है कि नहीं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, तो इस बनराकस को रोकिए। तो ये बनराकस पूरे देश को जला के राख कर देगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।